हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश हांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज या कूपन जो है वो नहीं खरीदना है, किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। इन्हीं चीजों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान से हमारा अध्याय क्रमांक 3, जिसका नाम है परमाणु और अणु। वहां से हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पर जैसा कि हम हर बार सवाल करने से पहले हर चैप्टर का एक एट अ ग्लांस लेते हैं और जिसमें उस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो हम वो चीज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इसमें हम कौन सी चीजों को कवर कर चुके हैं टॉपिक वाइज वीडियोस में, वन शॉट रिवीजन में और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस में। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को जिसका नाम है परमाणु और अणु। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मिलकर बनी हुई हैं अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से, अणुओं से, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, लोहा, सोना, चांदी। ये सारी जो चीजें हैं इन्हीं को हम कहते हैं अलग अलग प्रकार के परमाणु, और यही चीजें मिलकर बनाती हैं हमारे आसपास के पदार्थों को, आपको, मुझे, इस पेन को, इस व्हाइट बोर्ड को। बात समझ में आ गई? तो देखिए इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस चैप्टर में थोड़ी सी मैथ्स भी है। किस रूप में भाई? मोल संकल्पना के रूप में। मतलब ये कि हमने इस चैप्टर में ये जाना था कि मोल एक ऐसा समूह है जिससे हम बहुत सूक्ष्म जो कण होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु और आयन जैसी चीजों को हम निर्धारित करते हैं और कनेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो इस चैप्टर में हमने मुख्य रूप से क्या क्या देखा था, देख लो भाई। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि रासायनिक संयोजन के नियम कौन से होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने दो नियमों के बारे में बात की थी। पहला जो था स्टूडेंट्स वो था आपका द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और दूसरे वाली की बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। अब द्रव्यमान के संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के तरफ का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के तरफ का कुल द्रव्यमान जो है वो एक समान होता है। मतलब ये कि अभिक्रिया के पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद जो है कुल द्रव्यमान कैसा होगा, तो एक समान होगा, और यही कहलाता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसके बाद आते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम, और ये कहता है कि जब भी आप किसी अणु या यौगिक की बात करेंगे, आप उसकी कितनी भी मात्रा लीजिए, उसके अंदर जितने भी अणु होते हैं उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। इसका मतलब ये कि यदि हम जल के एक अणु की बात करें जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात है, 5 ग्राम जल लीजिए, 50 ग्राम जल लीजिए, 10 लाख करोड़ किलो विलो कितना भी जल ले लीजिए आप, अणुओं के बीच में जो अनुपात रहेगा उनके द्रव्यमानों का, वो कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों चीजों को हमने देखा था संयोजन के नियम में। साथ में हमने ये देखा था किस तरीके से जो है हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। देखो बहुत सारे रासायनिक सूत्र होंगे, तो जैसा कि हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे जो परमाणु होते हैं और अणु होते हैं ये कैसे होते हैं भाई? ये रसायन विज्ञान के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं, और यदि ये शुद्ध पदार्थ होते हैं तो इनका होता है रासायनिक सूत्र, जैसे कि जल का H2O, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक यानी कि NaCl का, सोडियम क्लोराइड का NaCl जो कि 2 आयन से मिलकर बना हुआ है, Na+Cl-। साथ में यदि आप बात करेंगे तो कुछ और हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। बात समझ में आ गई? तो रासायनिक सूत्र के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, और जैसा कि मैं हमेशा करवाता हूं, जब मैं आप लोगों को सवाल करवाता हूं तो उसके जवाब के साथ साथ हर चैप्टर का मैं रिवीजन भी करवाता हूं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से हो सके फिट। और क्या देखा था? हमने देखा था कणों के बारे में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 प्रकार के कणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो छोटा कण है वो है आपका परमाणु, और उससे बनते हैं फिर अणु, और यदि परमाणु या फिर अणु से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को आगे पीछे कर दें, राइट, तो फिर निर्माण होता है आपके आयन का। तो आयन जो होता है वो आपका या तो धन आवेशित हो सकता है या फिर यह हो सकता है आपका ऋण आवेशित। वहीं के वहीं आपके जो अणु और परमाणु हैं ये आपके न्यूट्रल या फिर होते हैं उदासीन। बात समझ में आ गई? और लास्ट में इस चैप्टर में हमने जिस टॉपिक को पढ़ा था, जिसने आप में से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की जो है दिमाग को ऐसे हिला डाला था, और उस टॉपिक का नाम था मोल संकल्पना।
बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो इसके बारे में भी घबराने वाली बात नहीं है, इसकी हमने बढ़िया तरीके से धज्जियां उड़ाई हुई हैं। इस टॉपिक को हमने इसकी नानी याद दिला दी है। बात समझ में आ रही है? इसको हमने कौन से वीडियो में डिस्कस किया था। अभी फिर यदि कोई क्वेश्चन आएगा मैं वहां पर फिर डिस्कस करूंगा। मतलब हम तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक हम सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से फिट नहीं कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें बताते हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से इस चैप्टर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी रसायन विज्ञान की दुनिया से, जिसके बिना हायर क्लासेस की जो केमिस्ट्री है वो हो जाएगी अधूरी, है ना। साथ में हमको 2 नंबर दिख रहे हैं। तो एक तो भाई आपका एवोगाड्रो संख्या है जिसको आप एवोगाड्रोज नंबर कहते हो। दूसरा जो है वो आपका 1 AMU या फिर 1U है जिसको हम इकाई द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये सारी चीजों को इस चैप्टर में हमने देख लिया है। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके साथ एक और डायग्राम के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहले तो आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, तो भैया आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? अब यहां देखो, थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं आप लोगों को। क्या आप लोगों ने केमिस्ट्री में कुछ ऐसे नाम सुने हैं जो कि व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि जिंक सल्फेट, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के ऊपर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या, कॉपर सल्फेट, है ना, सॉरी फॉस्फेट है, हाँ फॉस्फेट ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, 2 बार लगा देते हैं इसके ऊपर। चलो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि आपका कैल्शियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ये सारे शब्द आपने सुन रखे हैं, और प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो आपको क्यों बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इन शब्दों को जानने में, पर मजबूरी ये हो जाती है कि इन सवालों से, इन शब्दों से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। मतलब ये कि जरूरी थोड़ी कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हर बार जो है सूत्र लिखकर ही देंगे। हो सकता है कि वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, सूत्र जो है आपको बनाना हो। कैसे बनाओगे? सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। देखो, एक तरफ हमारे पास धनायन है, एक तरफ जो है हमारे पास ऋण आयन है। एक तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास सारे के सारे धनायन है, एक तरफ हमारे पास ऋण आयन है। आपको सिर्फ इसको अपनी कॉपी में अभी नोट करना है, इन सभी को भी अपनी कॉपी में भी नोट करना है, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस नहीं ले रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट। तो आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों की तरफ, और जहां जहां पर जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा इस जानकारी को हम करेंगे उपयोग, और इस पूरी क्लास के लास्ट तक, जब ये क्लास खत्म होगी, मेरे सभी स्टूडेंट्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसी वाला रहेगा, स्माइली वाला। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले सवाल के तरफ। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो। चलो यहां पहुंचा मैं थोड़ा और आगे पहुंचा, और पृष्ठ क्रमांक 36 पर राइट एक सवाल जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है। रुक जा भाई, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया गया। पहले ही सवाल में सोडियम कार्बोनेट लिया गया। सवाल पैदा होता है सर बिना फॉर्मूला जाने हम जाने नहीं देंगे आपको, राइट। चलिए, तो सोडियम कार्बोनेट लिया गया, कितना, 5.3 ग्राम। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है देखते हैं। ये लो, क्या कहीं पर आपको सोडियम दिख रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, मैं सबके नाम बता देता हूं, उससे आपको बड़े जल्दी याद रहेगा, है ना। देखो, धनायन में अधिकतम जो होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके परमाणु होते हैं, परमाणु के आयन होते हैं। ऋणायन में परमाणु के भी आयन होते हैं और अणुओं के भी आयन होते हैं, ठीक। परमाणु के आयन का मतलब एक तत्व रहेगा, अणुओं के आयन का मतलब एक या एक से ज्यादा प्रकार के तत्व रहेंगे। अब देखो, खेल जो है शुरू हो चुका है। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, कौन सा आयन, अमोनियम आयन, जिंक आयन, कॉपर आयन, आयरन आयन, एल्यूमिनियम आयन और बिस्मथ आयन। कुछ मत करना, कुछ भी याद मत करना, कुछ भी याद नहीं करना। किसी ने आपसे गलत कहा है, रसायन विज्ञान जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ याद मत करो, सब प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, राइट। अब देखो, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव की तरफ चलते हैं। चलो, तो एक तरफ है नेगेटिव, फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, ऑक्सीजन आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन और फॉस्फेट आयन।
ठीक है, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, खेल जो है शुरू हो चुका है। हम बनाते हैं सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। आप सब लोगों ने क्रिस क्रॉस मेथड का नाम सुना होगा। सोडियम के ऊपर +1 है, कार्बोनेट के ऊपर -2 है। और यहां देखो, सोडियम जो है इसके ऊपर +1 है और कार्बोनेट के ऊपर -2 है। कुछ नहीं करने का। क्या आपको गिनती आती है? बोलिए यस सर। यहां पर 1 लिखने का, यहां पर 2 लिखने का। और क्या आपको पेन चलाते आता है? बिल्कुल चलाइए, ऐसे और ऐसे कर दीजिए। बस आपको थोड़ी सी ABCD आनी चाहिए, थोड़ी सी गिनती आनी चाहिए। उसके बाद अब जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे जो दुख दर्द हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से करवाएंगे ना। अब देखो तो सोडियम कितना, तो Na2, और यहां पर कितना, तो CO3। दैट्स ऑल। सो दिस मस्ट बी सोडियम कार्बोनेट। कुछ नहीं करने का, जितने कार्बोनेट की संयोजकता है उसको सोडियम की संख्या बना दो, जितनी सोडियम की संयोजकता है उसको आप बना दो कार्बोनेट की संख्या। मतलब उल्टा सीधा एक समान खेलना है। बात समझ में? चलिए, तो इस विधि को मैं कहता हूं उजाला कायम रहे। यदि आपने देखा होगा, राइट, तो देखो क्रिस क्रॉस मेथड है, उजाला कायम रहे। ऐसा ना पहले शक्तिमान में हुआ करता था, एक कैरेक्टर हुआ करता था किल्विश के नाम से। यदि किसी ने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। चलो, तो इस तरीके से ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। थोड़ा और आगे चलते हैं। और कुछ दिया हुआ है क्या? सोडियम एथेनोएट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, रुको, किसके साथ मिलाया? एथेनोइक एसिड ना। हाँ, एक एथेनोएट भी बना देते हैं इसमें। कहाँ बनाएंगे? नीचे बनाते हैं। एथेनोएट किधर बनाया जाए? तो यहां पर मैं बना रहा हूं स्टूडेंट्स, एकदम छोटू सा एथेनोएट। यार बन तो जाएगा। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, उसको भी मौका मिलना चाहिए। फॉस्फेट को अपन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना, राइट। चलो ये देखो खेल जो है, ये मैंने फॉस्फेट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। PO4 3- और एथेनोएट क्या होगा? तो वो ये होगा CH3COO नेगेटिव जो होगा स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एथेनोएट आयन। बात समझ में आ गई? तो ये होगा हमारा एथेनोएट आयन। ठीक, चलिए अब क्या बात हो रही है? सोडियम एथेनोएट बनाना है बाबूजी। बिल्कुल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये रहा सोडियम, ये रहा ये रहा अपना सोडियम। चलो, ये रहा हमारा सोडियम Na+, और एथेनोएट अभी मैंने आप लोगों को बनाया है। अब इसमें कोई हीरो बनने वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीख जाते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो प्रैक्टिस करवाते करवाते, पढ़ाते पढ़ाते, CH3COO जो है ये आपका एथेनोएट आयन है। दैट्स ऑल। ठीक है ना? ये लो, तो CH3COO डैश। तो एक बात बताओ जरा मेरे को, क्या यहां पर 1 लिखा है? हाँ सर। क्या यहां पर भी 1 लिखा है? हाँ सर। क्या क्रॉस क्रॉस खेल लोगे? बिल्कुल सर। चलो खेल लेते हैं फिर। तो ये बन गया आपका ऐसा CH3COO, और यहां पर आपका आ जाएगा क्यूट सा सोडियम। बात समझ में आ गई? तो ये जो फॉर्मूला होगा ये सोडियम एथेनोएट का होगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, तो ये आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और जल जो है वो आपका H2O होता है। ठीक है, चलिए एक और चीज दी हुई है, एथेनोइक अम्ल। क्या दिया हुआ है? एथेनोइक अम्ल। तो ये जो एथेनोइक अम्ल है ये होता है आपका CH3COOH। लो लो, खुश रहो, मजे करो। चलो ये लो, बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका एथेनोइक अम्ल। सबसे पहले इस जानकारी को अपनी कॉपी में फिट कर लीजिए, और इससे हम प्रूव करने वाले हैं कौन सी चीज? हम प्रूव करने वाले हैं इससे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, है ना? तो आप इसको नोट करो। कर लिया? पक्का? खुश हैं आप? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो अब मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है। इस वाली अभिक्रिया से तो कुछ होने वाला है नहीं। काहे? क्योंकि हमको रासायनिक सूत्र लिखने पड़ेंगे। तो लिखते हैं ना, देखो ना, ये लो। चलो, सोडियम कार्बोनेट 5.3 है। नाउ व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट जो है वो 5.3 ग्राम है। ठीक है, अभी ग्राम भी लिख लेंगे हम लोग। तथा 6 ग्राम जो है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? तो ये आपका COOH होता है। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें मिला सोडियम एथेनोएट, मतलब कि CH3COO, और यहां पर सोडियम एथेनोएट, साथ में मैंने मिला CO2, साथ में हमको मिला H2O। अब यदि हम बात करें, राइट, अब यदि हम बात करें किस चीज की?
बैलेंसिंग की, तो बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, यहां पर लगाते हैं 2, यहां पर भी लगाते हैं 2 और कॉन्सेप्ट को आने दो। अब देखो आपके पास कार्बन कितने हैं भाई, तो कार्बन यहां पर 1 है, ध्यान से देखिएगा। हमेशा याद रखें द्रव्यमान का संरक्षण का जो नियम होता है वो हमेशा संतुलित अभिक्रिया के लिए जो है लगता है। बात समझ में आ रही है? यस सर कहना है और साथ में कॉपी में भी लिखो इसको आप। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो संतुलित अभिक्रिया जो होती है उसके लिए ही लगता है, असंतुलित के लिए नहीं लगता है। इसलिए मैं बड़ी मेहनत करके आप लोगों के साथ इसको संतुलित कर रहा हूं। चलो चेक करते हैं। 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 कार्बन, 2 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन टोटल। अच्छा इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें शुभ आ गया वो तो। यहां पर 1 कार्बन, यहां पर 1 कार्बन। ऑक्सीजन की बात करते हैं भाई, ऑक्सीजन यहां पर 3 है, तो 2 यहां पर है, 1 यहां पर है। इधर वाले ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं है, देखो 2 हाइड्रोजन यहां से निकले, इधर पे कोई हाइड्रोजन नहीं था और 2 हाइड्रोजन यहां पर भी है। सीधी बात यह है कि अभिक्रिया के मतलब अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कुल जो परमाणु है उसकी संख्या एक समान है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब सोडियम कार्बोनेट जो है इसका कितना है भाई, 5.3 ग्राम है ना। ओके, तो इसका जो है 5.3 ग्राम है और 6 ग्राम जो है एथेनोइक अम्ल लिया गया है। 6 ग्राम आपका एथेनोइक अम्ल लिया गया है। ठीक है, 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। चलो ये रहा। 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट मिल रहा है, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट मिल रहा है और जल जो है वो मिल रहा है हमारा 0.9 ग्राम। 8 क्लास तक की मैथ्स पढ़ी है आप सब लोगों ने। एक काम करो, इसका कुल योग करो, उसका कुल योग करो, जो होता है वो देख लेंगे। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। चलो इसको कुल योग हमने किया तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया। कुल योग जब हमने इसका किया तो हमारा आंसर आया भाई 11.3। वहां से कुल योग हम लोग करते हैं तो 8.2 और 2.2, सो दिस विल टर्न इनटू 10.2 और उसमें 9 तोड़ा तो 11.3। बस द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम है वो यहां पर खत्म हो चुका है या लागू हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरफ का कुल द्रव्यमान और इस तरफ का कुल द्रव्यमान कैसा है भाई, एक समान है। मैंने अभिक्रिया भी लिख दी यहां पर। तो एक ऐसी अभिक्रिया हुई जिसमें अभिकारक के तरफ का कुल द्रव्यमान और आपके उत्पाद के तरफ का जो कुल द्रव्यमान है यदि वो एक समान है तो आप उसे कहेंगे जी हां, जैसा कि हम लोग करते हैं जी हां। यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुरूप है। दैट्स ऑल। यहां पर आकर खेल खत्म हो चुका है। तो ये आपके द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के कैसा है, अनुरूप है। कहानी सिंपल है, कॉपी में नोट किया जाए। चलो, पहले ही सवाल मजेदार था, भयंकर सारा रिवीजन हो गया आप लोगों का, सब कुछ सिखा दिया गया इसी में। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, कर लिया नोट? चलिए, मिटाया गया, आगे बढ़े, क्रॉस चेक किया गया, बिल्कुल सही है। दोनों ही तरफ जो है कुल द्रव्यमान एक समान आ रहा है, यानी कि अभिकारकों का द्रव्यमान यदि 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 उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर आता है तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार, ओके, यहां पर एक जो है कंप्यूटर जी से एक और, ये यहां पर 1 मिनट रुको, ये लो, अनुपात के संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की जरूरत होगी? ठीक है, इधर बाद में देखना, मैं जो बता रहा हूं वहां चलो। 3 ग्राम हाइड्रोजन अपन उपयोग कर रहे हैं, ये जानकारी दी हुई है। चलो यहां चलते हैं, हाइड्रोजन गिरना है 3 ग्राम में, यहां चलते हैं, यहां चलते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखना, सीधी कहानी है स्टूडेंट्स के, यदि आपको अभिक्रिया आती है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएंगे।
नहीं आती है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, मैं करवा रहा हूं, नॉट टू वरी। देखो इधर भैया, ये अभिक्रिया होती है 2H2 के साथ में O2 और आपको मिलता है 2H2O। मतलब आपके हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं, बोलते हैं चल भाई आग को तूफानी करते हैं। ये दोनों ऐसे साथ में तूफानी करते हैं और क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। एंड हंसी मजाक वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो अभिक्रिया होती है इसमें निकलती है बहुत सारी ऊष्मा, क्योंकि ऑक्सीजन का दहन हो हाइड्रोजन का दहन हो रहा है। बात समझ में आ गई। चलो अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं द्रव्यमान की तरफ। अब यहां पर कितने ग्राम है, 6 ग्राम है। कैसे पता, तो भाई हाइड्रोजन का 1 ग्राम, एक मोल की यदि हम बात करें तो हीलियम का 4 ग्राम, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कैल्शियम का 40, पोटेशियम का कितना होगा 39 होगा, कैल्शियम से कम, हाँ 39, राइट। एल्यूमिनियम का 27, सोडियम का 23। इस तरीके से हमने सबके देख रखे हैं। क्लोरीन का 35.5। बात समझ में आ गई। चलो तो कितने हाइड्रोजन है, सॉरी गड़बड़ हो गया यार, ये तो बताने के चक्कर में, सॉरी। हाइड्रोजन 4 है ना, 6 थोड़ी है, 3 थोड़ी है, यहाँ पर 3 थोड़ी लगा है, 4 है। देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2, ये और 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितने हैं आपके, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं। ऑक्सीजन का एक अणु है और 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन जो होता है वो 16 ग्राम का होता है, अभी बताया। 2 कितने का होगा, 32 ग्राम। और ये कितना बनाएगा, 36 ग्राम। आप याद करो, अकेला H2O जो होता है, राइट, अकेला H2O जो होता है वो 18 ग्राम का होता है ना, वही तो लिखा है। देखो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार इस अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं, जल। मतलब यदि आप जल की बात करेंगे तो जल के एक अणु की यदि आप बात करेंगे, जल के एक अणु की यदि आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो H2 आपने लिख लिया पक्का। हाइड्रोजन कितने, 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना, 16 ग्राम। क्या होगा अनुपात, ये होगा अनुपात। कैसे होगा अनुपात, समझने से होगा अनुपात। काटो 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 काटो, 1 हो गया और 1 अनुपात 8 हो गया। तो कभी यही तो कहना चाहते हैं। बात समझ में, मतलब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1 अनुपात 8 में पाया जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब बात हो रही है 1:8 में। अब सवाल की तरफ चलते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस, ठीक है निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये अनुपात है, ये तो जानकारी है। 4 ग्राम के लिए क्या सीखे इस यहां से, बताओ। 4 ग्राम के लिए हमें पूर्ण रूप से जलना है। 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। बात समझ में आ रही है, मतलब 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन। लिखो ना इसको, यहां काहे घबरा रहे हो। चलो 4 ग्राम हटाओ इसको और लिखो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन। बात समझ में आई क्या, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐसा लिख रहा हूं अब, ठीक है। चलो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम आपके जो है ऑक्सीजन जरूरी है। कवि आपसे कहना चाहते हैं कि बताओ स्टूडेंट्स, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन होगी। कछु समझ में आया भाई, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम जो है ऑक्सीजन होगी। ये 4 ग्राम के लिए इतनी है। तो अब यहां पर जो है भूल गए केमिस्ट्री बनाने वाले, क्या ऐसे वाले तो भयंकर सवाल अपन लोगों ने मैथ्स में किए, राइट, बचपन से करते आ रहे। तो 1 ग्राम के लिए निकालने का, चलो तो 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो 1 ग्राम के लिए 32 डिवाइड बाय कितना आएगा, 3 आएगा ना। 4 ग्राम के लिए उतना, तो 3 ग्राम के लिए कितना, तो पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लो या सीधे लिख दो 3 ग्राम के लिए कितना होगा। तो 3 ग्राम के लिए होगा, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, 32 डिवाइड बाय 4, तो ये 1 ग्राम के लिए हो गया। अब 3 ग्राम है तो उसको 3 से गुणा कर दो। चलो कितना आ गया, 24 ग्राम। खेल खत्म। तो आपका जो आंसर है वो कितना होगा यहां पर, तो ये होगा आपका 24 ग्राम। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एक सामान्य अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। सामान्य समीकरण यदि आपने लिख दिया तो उसके बाद ऐसा वाला हर क्वेश्चन आपको बन जाएगा, पर ये लिखना पड़ेगा। तो उससे पता चलेगा हमें कि कितने ग्राम मिलकर कितना अभिक्रिया करते हैं और कितना उत्पाद बनता है।
बात समझ में आ गई? तो कितना आंसर होगा स्टूडेंट्स? ये होगा आपका 24 ग्राम। इजी मुश्किल जैसा भी होगा मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नहीं आ रहा है तो भी बताएंगे, आ रहा है तो ठीक है बताओ, अच्छी बात है, नहीं बताओगे नॉट टू वरी, पर यदि नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं लाने, टॉप करके दिखाना है। बात समझ में आ गई? चलो नोट किया, 24 ग्राम हमारा आंसर है। अब चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर जी का क्या कहना है। इनका भी तो यही कहना है, ध्यान से देख लो ना, लिख लो, इनका भी तो यही कहना है, राइट? हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो, अब तीसरा जो सवाल है इसमें पूछा गया है, जो हमारे डाल्टन साहब थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि इसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, और उन्होंने बहुत सारी बातें की थी परमाणु के बारे में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ऐसी भयंकर भयंकर ऐसी शब्दावली होती है, राइट? फिर से पढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को बताता है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो है अविभाज्य है और कैसा है? सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है यानी कि बनता है, और ना ही उनका विनाश होता है यानी कि नष्ट होता है। ओके, तो इस हिसाब से जो है परमाणु जो है वो तो बड़ा पावरफुल हो गया, बड़ा ताकतवर हो गया, कि ना तो आप इसको बना सकते हो और ना ही आप इसको मिटा सकते हो। ये कहा था मिस्टर डाल्टन ने, राइट? मतलब ध्यान से देखो, इधर भी 4 हाइड्रोजन, उधर भी 4 हाइड्रोजन, क्या टूटा? नहीं टूटा ना। इधर भी दो ऑक्सीजन, उधर भी 2 ऑक्सीजन, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। कहने का मतलब ये कि अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ जो है कोई भी परमाणु जो रहेगा वो टूटेगा फूटेगा नहीं, परमाणु को तोड़फोड़ नहीं कर सकते। डाल्टन के हिसाब से ना तो उसका विनाश होगा और ना ही उसको जो है बनाया जा सकता है। अभिक्रिया के समय पर वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, ये लो, जिसको नोट कर लो, कुछ था ही नहीं इसमें, राइट? तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यही कहता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट करिए। बढ़िया सवाल है, चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसे करते 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 पूरी एनसीईआरटी की आज हम धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है? चलिए, अब निश्चित अनुपात वाली बात हो रही है, इसको भी एक बार पढ़िए, डिस्कस करते हैं इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए भाई, तो कॉन्सेप्ट का कहना ही क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, हमें डाल्टन के परमाणु के जो सिद्धांत है उसके पूरे 6-7 पॉइंट्स दिमाग के अंदर पहले से फिट हो चुके हैं। करने की क्या बात है, ध्यान से देखिएगा। छठवां जो अभिग्रहित था आपके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, जो छठवां अभिग्रहित था वो क्या था? इसमें लिखा हुआ था किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या जो रहेगी वो सापेक्ष संख्या और प्रकार जो रहेगा वो कैसा रहेगा? आपका निश्चित रहेगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो। अब मैं कह रहा हूं भाई 2 ग्राम H2O, फिर मैं कह रहा हूं 8 ग्राम H2O, फिर मैं कह रहा हूं 18 ग्राम H2O। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप द्रव्यमान चाहे जो भी ले लीजिए, पर क्या होगा कि इनका जो अनुपात होगा द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? एक समान होगा। एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम यहां पर चलते हैं 9 के पास, हम यहां पर चलते हैं 36 के पास। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो 18 ग्राम H2O जो होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा? तो 18 ग्राम होगा आपका, वही 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है? 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे ही यदि आप यहां पर जाओगे, ठीक है, तो 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम जो है वो आपका क्या होगा भाई? ऑक्सीजन होगा। ऐसे आप यहां पर जाओगे तो क्या होगा? 36 ग्राम है तो यहां पर आपका 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा और आपका जो है 32 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब देखो अनुपात निकालो। तो 4/32, 4/32 कितना? 1/8, 1/8। आप सबका यदि अनुपात निकालते हो तो आपको मिलेगा 1/8, 1/8 और यहां पर भी मिलेगा 1/8। खेल खत्म। बात समझ में आई? तो यही कहना चाहते थे हमारे डाल्टन जी अपने 6वें भाग यानी कि अपने 6वें अनुग्रहित में, अभिग्रहित में, अनुग्रहित नहीं, अभिग्रहित में कहना चाहते थे हमारे जो डाल्टन जी हैं वो।
क्लियर, नोट किया जाए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। और इसी को हम कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी यौगिक के आप कितना द्रव्यमान लेते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले सभी तत्वों का जो द्रव्यमान रहेगा वो हर परिस्थिति में एक समान रहेगा। बात समझ में आ गई, नोट किया जाए। इजी, क्या कहते हो? भयंकर इजी, भयंकर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बात हो रही है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे। इतने सारे तत्व, इतने सारे यौगिक, इतना सारा पदार्थ, इतने सारे परमाणु, इनको समझने के लिए हमें एक इकाई देने की जरूरत थी। हम पहुंचे कार्बन के पास। क्यों पहुंचे? क्योंकि कार्बन अकेला ऐसा तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल में या सृष्टि में जिसके सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? आपके यौगिक पाए जाते हैं। अकेला कार्बन जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ मिलकर लगभग 30 लाख यौगिकों का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? इतने बाकी के अलग मिलकर नहीं कर पाते। मतलब आप ध्यान से देखो, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आप, मैं, लकड़ी, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, पेंसिल, सब कार्बन से मिलकर बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन इतना भयंकर है। हम पहुंचे कार्बन के पास। फिर हमें यह भी पता चला कि कार्बन का जो समस्थानिक होता है C612, ये बहुत ही ज्यादा स्थिर होता है। स्थिर होता है तो हमने कहा सुनना भाई, तेरे से कॉन्सेप्ट ले लें क्या हम? इसका कहना है ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ले लो। तो कैसे लिया गया? किसी कार्बन के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, जिसको हम 1U या 1 AMU से भी दर्शा सकते हैं। और ये क्या होगा? तो ये होगा 1.66 × 10⁻27 kg। दैट्स ऑल, राइट। उसके बाद कुछ और भी नंबर है, बट वहां ज्यादा डीप में जाने की अपने को जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। खेल खत्म, पक्का जी? चलो नोट करो। कर लिया? बहुत ऐसी था, लल्लू सा क्वेश्चन था, घबराने वाली बात नहीं है। अब बात हो रही है परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव क्यों नहीं है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। आपका जो परमाणु है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। हमें दो ही टाइप की चीजें दिखती नहीं है अच्छे तरीके से, जो या तो बहुत ज्यादा छोटी होती है या फिर जो या तो बहुत ज्यादा दूर होती है। एक और कहानी है जो कि हम देखना ही नहीं चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा सबके साथ होता है। आप कई बार क्लास में बैठे रहते हो पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि सामने क्या चल रहा है, जब आप उस चीज को देखना नहीं चाहते हो। तो यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें दो टाइप की चीजें नहीं दिखती हैं, दूर वाली और छोटी। थ्योरेटिकली देखें या फिर इमोशनल तरीके से यदि हम देखें, मानसिक रूप से यदि हम देखें, तो जिन चीजों में हमको इंटरेस्ट नहीं होता है वो हमें दिखती नहीं है। बात समझ में आ रही है? पर हम यहां पर बात करेंगे प्रैक्टिकल पैरामीटर्स की। मतलब ये कि जो चीजें बहुत ज्यादा छोटी होती है उनसे उनकी जो तरंग धैर्य होती है, जिसको हम लोग वेवलेंथ भी कहते हैं, वो इतनी छोटी होती है कि प्रकाश की जो तरंग धैर्य होती है उससे बहुत छोटी होती है, हम उसको नहीं देख सकते। बात समझ में आ गई? तो इससे होगा क्या? इससे हम उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब कंप्यूटर जी इसके बारे में क्या बात करते हैं वो देख लेते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं, सही बात है, बात कर लिया, कि इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच कर देखो, आपको लगता होगा करोड़, अरब, खरब जो है आपके मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, विलियन बहुत बड़ी संख्या होती होगी, पर आप सोच कर देखो ध्यान से, ठीक है, कि सोडियम का 6.022 गुणा 10⁻23। अब ये 10⁻23 पता है क्या है? 1 के बाद 23 शून्य है। बात समझ में आ रही है? सोडियम के इतने सारे क्या मिल रहे हैं? परमाणु। सोडियम के इतने सारे परमाणु मिलकर बनाते हैं सिर्फ 23 ग्राम। ये जो पेन है ना, ये भी 20 ग्राम का है। बात समझ में आ रही? मतलब इतने सारे मिलकर यदि छोटा सा द्रव्यमान बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका आकार बहुत छोटा होगा। इतने सारे मिलकर बनाते हैं सिर्फ कितना बताइए? तो सिर्फ कितना बनाते हैं? तो सिर्फ बनाते हैं 23 ग्राम। कितना बनाते हैं? तो सिर्फ बनाते हैं 23 ग्राम। इतने सारे मिलकर सिर्फ बनाते हैं 23 ग्राम। मतलब कितने छोटे होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कम की बात पर आते हैं, ध्यान से देखो। परमाणु के आकार को उसकी त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। एग्जैक्ट जानकारी यह है कि 10⁻⁹ यानी कि नैनोमीटर से लेकर 10⁻11 मीटर के बीच में मापी जाती है।
इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है। कई बार हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, इतने ये छोटे होते हैं। सवाल पैदा होता है ये क्या चीज है सर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रकार का आपका जो है माइक्रोस्कोप है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे हम इनको कई बार देख पाते हैं, कई बार नहीं देख पाते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल है कहानी, नोट किया जाए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना? चलो हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम थोड़ा ये सवाल, इससे कौन आप लोग घबराते हो, सवाल ही नहीं पैदा होता है, ऐसे ही सिखाया हूं सब लोगों को, राइट। अब देखो हमने जो डेटा कलेक्ट किया था ना वो यहां काम आएगा, ध्यान से देखना। क्या हम यहां पहुंचे थे? नहीं। क्या हम यहां पहुंचे थे? हां। ध्यान से देखो, ये रहा सोडियम ऑक्साइड। क्या बात हो रही है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड मतलब क्या? एक तरफ है सोडियम, दूसरी तरफ है ऑक्सीजन। तो ये रहा सोडियम। कैसे करूं, दूर बनाऊं, एक साथ बनाऊं? लो भाई लो, ये रहा सोडियम प्लस लगा है, ये रहा ऑक्सीजन माइनस लगा है, यहां पर है प्लस, यहां पर है 2, इधर पे है खेल, हो गया है शुरू। ये लो, मिलाया दोनों को यदि, तो क्या मिला मुझे? मुझे मिला N2O, सॉरी Na2O, जोश में गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे क्या मिला? Na2O। कैसे पता चला? यहां से। ये जो कार है ना, जब ये भागती है ना तो इसके सामने कुछ भी आ जाए, बिल्कुल ये रुकती उकती है नहीं, सब समझ में आने लगता है फिर। सोडियम 1, ऑक्सीजन 2, एक तरफ है 1, एक तरफ है 2, और कहानी हो चुकी है शुरू। ये लो, सोडियम ऑक्साइड। क्या कहते हो? सोडियम ऑक्साइड। क्या कहते हो? बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा हमारा Na2O। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो, 3 लिखा है, क्लोरीन कहां है, कहां है, कहां है? तो 1 लिखा है। तो एक तरफ लिखा है 3, एक तरफ लिखा है 1, एक तरफ लिखा है 3, एक तरफ लिखा है 1। ध्यान से देखना, ठीक है। काम करेंगे इसका भी हम लोग। तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 लिखा है, क्लोरीन के ऊपर 1 लिखा है, अकेला माइनस है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 1 लिखा हुआ है, और कुछ इस तरीके से हमने यहां लिखा 3, यहां पर लिखा 1, और क्योंकि हमको कराटे आते हैं इसलिए हमने ऐसे कर दिया, दैट्स ऑल। और ये हो गया AlCl3। लो, खेल खत्म। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा AlCl3। चलिए थोड़ा और आगे इस कहानी को लेकर चलेंगे। सोडियम सल्फाइड, तो सल्फाइड क्या होगा? तो S माइनस होगा। इसको भी मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। S माइनस कहां चला जाए? हाँ, ये यहां पर, जैसे ऑक्सीजन का था ना O2 माइनस, ये होगा S-2 सल्फाइड। चलिए तो देखो, सल्फाइड के ऊपर -2 है, सोडियम के ऊपर +1 है, कुछ नहीं करने का, सिंपल सी कहानी है। देखो भैया, ये रहा सोडियम प्लस, ये रहा -2, आप क्या करोगे? आप इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करोगे। ये रहा 1, ये रहा 2, और इस तरीके से जो है खेल हो चुका है शुरू, और शुरू होकर खत्म हो चुका है। और ये आंसर जो है ये होगा आपका Na2S। दैट्स ऑल। बात समझ में आई? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लो भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का स्वागत करेंगे सभी। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, ये था आपका मैग्नीशियम, इसके ऊपर +2 लगा था, OH के ऊपर -1 लगा था। कुछ बच्चे बोलेंगे रट लिया सर ने, ऐसे थोड़ी होता है, प्रैक्टिस से देखो। ये लो, बात समझ में आ गई? वहां कहीं पर OH माइनस दिख रहा है, यहां पर कहीं पर मैग्नीशियम, अच्छा ही नहीं। हाँ, ये लो, ये लो, ये लो मैग्नीशियम। और मैं ये भी बताऊंगा कि किसके ऊपर 2 आता है, किसके ऊपर 3 आता है, किसके ऊपर 1 आता है, और क्यों आता है, ये भी हम पढ़ेंगे, राइट। सवाल तो आने दो। चलो, तो यहां पर 2, इसलिए यहां पर 2, यहां पर 1, और इस तरीके से फिर हमने कराटे खेले दोनों के बीच में, और हमारा जो आंसर है वो आ गया है MgOH, और यहां पर 2, तो यही हमारा सूत्र होगा MgOH2। क्या कहा था मैंने? एक भी चीज याद नहीं करवाऊंगा आपको, सारी की सारी जो है आपके दिमाग के अंदर मैं बढ़िया तरीके से फिट कर दूंगा, राइट। तो ये जो एक्सप्रेस थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब आज के बाद मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार के सूत्र को रटेगा नहीं। नाम देखिए, उस वाली कार के पास जाइए, उसके दोनों पहियों पर ध्यान से देखिए, और उसके बाद जो है जो चाहिए वो बनाइए, बिल्कुल वो सही होगा, कभी भी ये गलत नहीं हो सकता है।
मतलब ये कि चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, हमें उनको बस समझने की जरूरत है और ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है वो हमारे सामने होता है। क्या कहते हो? नोट कर लिया? पक्का जी, ठीक है, छाप लिया? पक्का, क्रॉस चेक करेंगे। ये लो, खुश रहो। यार एक बज गया क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इन्होंने शायद इसका बताओ क्या नाम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा कि नहीं होगा? लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है। लो सारे बना डाले। एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये पहले प्रश्न का आपका क्या था? ये पहले प्रश्न का आपका आंसर था, राइट? हम चल रहे हैं दूसरे वाले प्रश्न की तरफ, वो दूसरा सवाल है। ओके ओके ओके। अब यहां पर जो है नाम दिया है और सूत्र लिखा है। अगला वाला जो सवाल है इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अगला वाला जो क्वेश्चन है यहां पर क्या हो रहा है, सूत्र दिया है और आपको नाम लिखना है, ठीक है? आप इसका नाम लिखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं इसका एग्जैक्ट नेम क्या होगा। ये रही वो कार, सबके नाम बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। आप लिखिए इसका नाम, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अपनी कॉपी में लिखकर बताइए। डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट नाम क्या होगा उस कॉन्सेप्ट को, ठीक? चलिए भाई, तो जिस तरीके से आपने इसका आंसर लिख दिया होगा, एकदम ऐसा लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ध्यान से देखो, अब पहला वाला जो है उसमें क्या है, ये आपका एल्यूमिनियम है और साथ में लगा हुआ है सल्फेट का आयन। तो पहला वाला जो है ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, राइट? और साथ में क्या होगा, SO4 होता है। क्या देखा था कार से हम लोगों ने कि SO4 जो होगा वो आपका होगा सल्फेट, तो ये हो गया आपका सल्फेट। चलो ये तो पहली कहानी होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कौन सी दो चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं? आपको दिख रही होगी कैल्शियम और क्लोरीन, तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। दैट्स ऑल। कैल्शियम क्लोराइड से कहानी हम थोड़ी और आगे लेकर जाएंगे। हमको क्या मिलेगा? पोटेशियम मिलेगा, सल्फेट मिलेगा। तो हमें जो चीज मिलेगी वो होगा आपका पोटेशियम, ठीक? और साथ में क्या है? SO4 है, ये हो जाएगा सल्फेट। दैट्स ऑल। KNO3 क्या होगा? तो ये होगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। बात समझ में आ गई? और लास्ट वाला जो है जिसको अभी हम सभी जानते हैं, ये चूने का पत्थर है, यही आपका संगमरमर है और यही है कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई? नोट कर लो, जगह नहीं है कहां लिखूंगा, नोट कर लो। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल सी कहानी थी। ऐसे वाले सवाल बिल्कुल हमारे पूरे रडार में है, घबराने वाली बात नहीं है। पूरी प्रैक्टिस कर डाली है, कार को अपने पूरा देख डाला है, याद कर डाला है, समझ डाला है। बात समझ में आ गई? चलो हो गया, ठीक? आगे क्या कहते हो? ये लो, क्रॉस चेक करो, क्या कहते हो? आगे बढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? भाई एक बात बताइए, आपके जो भी तत्व या यौगिक रहते हैं, है ना, रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमेशा शुद्ध पदार्थों का होता है, ठीक है? रासायनिक सूत्र किसका होता है? तो ये हमेशा जो है शुद्ध पदार्थों का होता है। ये हमेशा शुद्ध पदार्थों का होता है। बात समझ में आ रही है? शुद्ध पदार्थ का होता है, रसायन विज्ञान के हिसाब से शुद्ध पदार्थ का होता है। बात समझ में आ गई? मतलब कि सीधी सी बात है कि या तो ये किसी तत्व का होगा या किसी यौगिक का होगा। तो ये किसी तत्व या यौगिक का होगा जिसमें 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 ये किसी तत्व या यौगिक का होगा जिसमें हम उस तत्व और यौगिक के अंदर जितने भी परमाणु हैं, राइट, उनको चिन्हात्मक तरीके से क्या करेंगे? दर्शाएंगे, और वही होगा हमारा रासायनिक सूत्र। बड़ी सिंपल सी कहानी है। कभी क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की यदि आप बात करोगे तो क्या होगा भाई? कार्बन यानी दो ऑक्साइड, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड की तो ये हो जाएगा CaCO3। कुछ ऐसे ही हम बात करेंगे यदि सोडियम क्लोराइड की तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स NaCl। कुछ ऐसे ही यदि हम बात करेंगे H2O की तो ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड है जिसको हम कहते हैं जल। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये जो आपका रासायनिक सूत्र होगा ये साथ में आपका अणु सूत्र भी होगा, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के यौगिकों के क्या हैं? तो ये हैं उनके अणु। तो इस तरीके से ये अणु सूत्र भी होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, आसान कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है? चलो
प्रैक्टिस करते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप अभी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं सारी चीजें करवा रहा हूं, बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं। सिर्फ पेन कॉपी और सीधे जो ध्यान है आपका वो कहां रहना चाहिए, बोर्ड की तरफ, ठीक है ना, क्वेश्चंस की तरफ। और देखो फिर खेल शुरू करते हैं। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस को मेरे सभी स्टूडेंट्स बड़े बढ़िया तरीके से निपटाते हैं। कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो पहले वाले में आपके 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के और सल्फर का 1 है, तो 2 में जब आपने 1 जोड़ा तो आपका जो आंसर है वो आया 4 - 1 बराबर आपका आंसर आ गया 3। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3। पर जब हम इस आयन की बात करेंगे, ओके, जब हम इस आयन की बात करेंगे तो एक तो आपको फास्फोरस दिख रहा होगा, वो पहले ना उधर लगा हुआ है, और 4 आपको ऑक्सीजन दिख रहे होंगे, और दोनों को जब आपने जोड़ा तो आपका आंसर आ गया 5। तो पहले वाले में 3 चल जा भाई, तो पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 5। बात समझ में आ गई? लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कहानी है और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो अब इन सब का जो है आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। अब एक बात सभी ध्यान से देखेंगे, देखो आणविक द्रव्यमान, ठीक है, और मोलर द्रव्यमान, दोनों में एक छोटा सा जो है अंतर होता है। आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में एक छोटा सा अंतर होता है, और वो होता है उनकी इकाई का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब यदि आप बात करोगे किसकी, तो भाई ऑक्सीजन की बात करोगे। अब जैसे आप अकेले ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ये कितना होगा, तो ये होगा 16 U, पर ये कितना होगा, तो ये होगा 16 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ गई? तो आणविक द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो U होती है, मोलर द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो ग्राम होती है। इतनी सी बात, दोनों 1 मोल के लिए होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, दोनों 1 मोल के लिए पाए जाते हैं। तो इन सब का हमको निकालना है आणविक द्रव्यमान, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई, इकाई जो होगी वो क्या होगी, वो आपकी U होगी, है ना। चलो 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 चलो, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आणविक द्रव्यमान की इकाई U होगी, मोलर द्रव्यमान की इकाई G होगी, G फॉर जीनियस एज वेल एज G फॉर ग्राम, राइट। मिटा दूं पक्का? चलो ये लो, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं H2 की। बात किसकी करेंगे, H2 की। तो H2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा भैया, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, तो 2 होगा, ये लो, तो ऐसे ही हो गया। ऑक्सीजन की जब आप बात करोगे तो 1 ऑक्सीजन जो है उसका होता है 16, 2 का कितना होगा, तो 32 U होगा, ठीक है। Cl2 तो 1 क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 का होगा 71। CO2 की जब आप बात करेंगे तो कार्बन के 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, 12 32 44, ये लो। C2H6 की यदि आप बात करोगे, नहीं, पहले CH4 की बात करनी पड़ेगी, तो 12 में आप जोड़ दीजिए 4, ये हो गया 16। पर जब आप थोड़ा और आगे आएंगे, आप देखेंगे 2 कार्बन है, 12 दूनी कितना हो गया, 2, 24 प्लस 6 कार्बन, और ये हो गया आपका 30। आप थोड़ा और आगे आए, ठीक है, आपको मिला 12 और साथ में कितना, सॉरी 24 और साथ में कितना, 2 कार्बन है ना, हाँ 24 और कितने, 4 कार्बन जोड़ दो, हीरो बन जाओ, 28 आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे अमोनिया की। तो अमोनिया में आपके पास है नाइट्रोजन, जिसका होगा 14 + 3 = ये हो जाएगा 17, और इसको हम कहते हैं मीथेनॉल। इसको हम कहते हैं मीथेनॉल। आपने सुना होगा कहीं कहीं पर न्यूज में कि भैया जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी या तो मौत हो गई या फिर बीमार हो गए। तो जिसको दुनिया जहरीली शराब कहती है, रसायन विज्ञान में उसका सूत्र होता है CH3OH, राइट। तो उसका भी निकाल लेते हैं। तो कार्बन कितना है, तो 1 है, तो 12 धन 1 कार्बन का 12, हाइड्रोजन बोले तो 4, तो 4, और ऑक्सीजन बोले तो 16, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 32 आ गया। खेल समझ में आया? पक्का जी। तो इस तरीके से सबके आंसर अपन लिख चुके हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इतने सिंपल से क्वेश्चंस है ना। पर इनके अलावा भी यदि आपको कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी डाउट, कोई भी परेशानी है, सीधे उसको आप पटकिए कमेंट बॉक्स में, वहां पर मिलकर डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से सीखेंगे बच्चों। बात समझ में आ गई? चलो टिप लो, हो गया, छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वही कहानी जो है वो बाद में दी गई है।
अब इसमें दिया गया है यौगिकों के सूत्र के इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है हमको। ठीक है, तो कर लेंगे परिकलन, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिया गया भी है, जिंक के लिए कितना दिया गया है, तो जिंक के लिए दिया गया है 65U। Zn जो है, जिंक आपका जस्ता जो होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसलिए इसका जो U है वो 16 में होता है। सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 29 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। सबके लिखे होंगे, लो लो लो, ये लो, सॉरी, सोडियम हो गया, पोटेशियम का 29 नहीं स्टूडेंट्स, ये होगा आपका 39, है ना। चलो इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, सबका निकाल लेंगे। ZnO, ये लो भैया, 65 में जोड़ा मैंने कितना, तो मैंने 65 में जोड़ दिया आपका 16, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, दैट्स ऑल। 81 है कहीं पर, ये लो 81, और आगे क्या लगाने का, U लगाने का। क्यों लगाने का, सूत्र इकाई द्रव्यमान बताया जा रहा है। एक और चीज आपको दिमाग में रखनी है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होगा वो आयनिक यौगिकों के लिए होता है, जिसमें एक तरफ धनायन होता है, एक तरफ ऋणायन होता है, और दोनों मिलकर बनाते हैं आपका क्या बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं आयनिक यौगिक। बात समझ में आई, सिंपल सी बात। चलो क्या N2O और ये सबके निकाल लोगे, सिर्फ जोड़ना ही तो बाकी है, पक्का ना। ठीक है, चलिए 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 चलिए, इस तरीके से आप निकाल लेना, कई बार किया हुआ, एकदम आसान। और आगे बढ़ेंगे। कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो इसके लिए हम चलेंगे बाहर की तरफ और हम देखेंगे कि कार्बन के 1 परमाणु के द्रव्यमान को हम कैसे निकालेंगे। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, आपको यदि याद हो तो इस कहानी को मैंने कई बार सुनाया हुआ है। कैसे सुनाया हुआ है, ध्यान से देखो। 3 चीजें होती हैं, उनके बीच में आपको खेल खेलना जरूरी है। पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। ठीक है, अब ये 3 चीजों के नाम क्या है वो बता दो। मूल, कण और द्रव्यमान। मोल, कण और द्रव्यमान, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपस में जो होता है कनेक्शन होता है। बात समझ में आ गई, मतलब मोल द्रव्यमान से भी कनेक्टेड होगा, मोल कण से भी कनेक्टेड होगा, और कण जो है वो द्रव्यमान से भी कनेक्टेड होगा। आपस में ये सभी जो है एक तीसरे से कनेक्टेड है। बात समझ में आ गई। अब देखो खेल, अब देखो क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं 1 मोल, हम बात कर रहे हैं 1 मोल कार्बन की, तो ये कितना होगा, तो ये 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम यदि होगा तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, परमाणु होंगे। तो आप यदि पहली वाली लाइन को गौर से देख रहे होंगे तो आप जानेंगे 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 कि 6 पॉइंट नहीं, गलत बात, थोड़ा और इधर लिखेंगे, बड़ा कैलकुलेशन है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु जो होंगे आपके कितने होंगे भाई, 12 ग्राम के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 12 ग्राम के बराबर होंगे, राइट। तो एक परमाणु कितने बराबर का होगा, तो एक परमाणु का निकाल लेते हैं। तो एक परमाणु जो है वो 12 डिवाइड बाय इतना सा, तो एकदम ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन था बच्चों, इंटू 10 की घात, ये यहाँ पर 23 हो गया। अब ये 23 यदि ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ ये 10 की घात 23 है, ऊपर जाने के बाद ये 10 की घात -23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इससे विभाजित करिए, 2 से थोड़ा सा कम। यदि हम इस वाले भाग को हटा दें तो 2, तो लगभग मैं यहां पर लिख रहा हूं, राइट, मैं लगभग लिख रहा हूं, एग्जैक्ट पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। 2 इंटू 10⁻⁻³ -23 kg। आप समझ रहे हैं, एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, नहीं ग्राम 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 ग्राम, केजी में यदि हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, और ये हो जाएगा -26 kg। तो ये कार्बन के एक परमाणु का क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा उसका द्रव्यमान। ठीक है, चलो, तो बहुत सिंपल सी कहानी थी। आपने क्या किया, 12 ग्राम के लिए निकाल लिया, या फिर आपने जो है 1 मोल परमाणु के लिए निकाल लिया, उससे आपको 12 ग्राम मिल गया। फिर आपने एक परमाणु के साथ खेलना शुरू किया। बड़ी सिंपल सी कहानी थी, नोट किया जाए। चलो, हो गया, पक्का।
ठीक है, यदि ये हो गया है तो हम चलते हैं यहां पर आंसर चेक करते हैं। हाँ, मुझे पता था कि 2 से थोड़ा कम आएगा, नीचे वाली संख्या जो है वो 6 से यदि ज्यादा है तो आंसर आपका 2 से थोड़ा सा कम आएगा, बट इट्स ओके, चलता है। चलो और आगे बढ़ेंगे। किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा? भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है, जिसका क्या होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें ज्यादा परमाणु होंगे, उसमें क्या होंगे, ज्यादा परमाणु होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए जिसका आणविक द्रव्यमान आपका या मोलर द्रव्यमान यदि कम होगा तो उसमें मोलों की संख्या ज्यादा होगी, और मोलों की संख्या ज्यादा होने से उसमें परमाणु ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है? पर दोनों के जो है हम चेक कर लेते हैं कैसे। देखो 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा, ठीक है, तो 100 ग्राम सोडियम भी है मेरे पास, लोहा भी है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करने वाला हूं, है ना। देखो 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 देखो, देखो। अब मैं कह रहा हूं भैया 23 ग्राम जो सोडियम होता है, अब सोडियम वोडियम पुरानी बात हो गई, अब हम सीधे एन लिखेंगे। 23 ग्राम सोडियम जो होता है, ठीक है, परमाणुओं की संख्या की बात हो रही है ना, उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻⁻23 परमाणु। यहां तक की बात समझ में आ गई, आसान है। तो ये हो गया 23 ग्राम बराबर इतने परमाणु, है ना। अब एक बात बताओ, 100 ग्राम बराबर कितने? तो 100 ग्राम के लिए क्या करोगे, क्या कहता है रूल जो है वो, क्या कहता है, इसको ऐसे ऐसे कर दो, ये यहां पर ऐसे कर दो, डिवाइड बाय कितना करोगे, तो डिवाइड बाय आप कितना करोगे, तो 23 करोगे, गुणा कितना करोगे, तो भाई 100 करोगे, कुछ आंसर आएगा। कैलकुलेट नहीं कर रहे, सीधे यहां पर जा रहे हैं, ये रहा आंसर, ये लो, दिख रहा होगा, ये देखो सेम चीज लिखी हुई है मैंने, देखो 6.022 इतना गुणा 100 डिवाइड बाय 23, ये लो ये लो ये लो ये लो, खुश रहो, ये देखो ये। तो इस तरीके से जो है आपने परमाणुओं की संख्या निकाल ली है। सीधी सी कहानी कि जिसका आणविक द्रव्यमान या फिर एक मोल का द्रव्यमान सबसे कम होगा उसके अंदर परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी, जिसका मोलर द्रव्यमान कम होगा उसका आकार भी तो कम होगा, आकार जब कम होगा तो भार भी कम होगा, तो इससे क्या होगा, संख्या बढ़ जाएगी। बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट। मैं यदि आपसे कहता हूं कि आपके पास 2 टोकनी है, एक टोकनी में बेर रखी हुई है, दूसरी टोकनी में पपीता रखी हुई है, ध्यान से देखो, आपके पास 2 टोकनी है, इसमें जो है 1 केजी पपीता रखी है, पपीता पपाया ले लो, ठीक है, इसमें जो है 1 केजी क्या रखी है भाई, बेर रखी हुई है, ये लो, खुश रहो, ठीक है। अब बताओ आप मेरे को, यदि इसमें 1 किलो पपीता रखी तो कितनी आएगी, मैक्स टू मैक्स, वैसे तो एक ही पपीता 2.5 किलो की आती है, अपन छोटी मान लेते हैं, तो एक पपीता ये आएगी, एक पपीता ये आएगी, इसे बिल्कुल ऐसी छोटी सी पपीता। पर यदि आप बेर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कहानी आगे चलती जाएगी। अब जिसका आकार कम है, जिसके 1 इकाई का द्रव्यमान कम है, उसकी जो संख्या होगी किसी नियत द्रव्यमान में वो कैसी होगी, वो ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? ये रहा आपका एक्सप्रेशन, क्लियर हो गई कहानी। चलो चलो, इजी या मुश्किल, भयंकर इजी, ठीक है। चलिए, तो किसके लिए निकाल लिया, सोडियम के लिए निकाल लिया, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थोड़ा चलते हैं आगे लोहे के पास में और उससे भी बात करते हैं कि भाई तेरे 100 ग्राम में तेरे कितने परमाणु हैं, तो उसके 1.10⁻25 सोडियम के हैं 2 पॉइंट, तो इसका मतलब किसके ज्यादा हैं, तो 100 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की जो संख्या है वो ज्यादा है। चलो ठीक है, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूनों में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि इसमें 0.096 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप से क्या करना है, परिकलन करना है। मतलब बात हो रही है द्रव्यमान प्रतिशत की। चलो, सबको सिखाया है मैंने, तो बात किसकी हो रही है, तो ये हो रही है आपके द्रव्यमान प्रतिशत की। स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा याद रखें, सिर्फ ऐसा नहीं कि यहां पर आपने सवाल देखा उसका मैंने सोल्यूशन करवा दिया आप आगे बढ़ गए। इसमें क्या होगा कि आप कुछ समय बाद उसको भूल सकते हो, जरूरी नहीं कि भूल जाओगे बट भूल सकते हो। पर यदि हम साथ में, जरूरी है ऑनलाइन क्लास ऐसे चल रही है, पर यदि हम साथ में, मैंने क्वेश्चन पढ़ा फिर आपने सॉल्व किया, फिर मैंने समझाया, फिर आपने क्रॉस चेक किया, यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आ गई तो आपने सवाल पढ़ लिया है, आप इसका सोल्यूशन दीजिए,
ठीक है, और उसके बाद क्रॉस चेक करते हैं मेरे वाले सोल्यूशन से, है ना। चलो चलिए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें जो आपको ना बने। द्रव्यमान प्रतिशत का आपका ये सवाल है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? देखिए, अब इसमें दिया हुआ है आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बोरॉन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोरॉन जो है वो कितना दिया है, तो स्टूडेंट्स इसमें बोरॉन दिया हुआ है आपका 0.096 ग्राम, मतलब बहुत कम दिया हुआ है। और ऑक्सीजन जो है आपका वो कितना दिया है, 0.144 ग्राम, ठीक है। और कुल द्रव्यमान कितना दिया है, तो कुल द्रव्यमान जो भी दिया है वो हमारे सामने है और वो दिया है आपका 0.24 ग्राम। अब बोरॉन के लिए निकालेंगे, तो बोरॉन द्रव्यमान प्रतिशत, तो बोरॉन का द्रव्यमान प्रतिशत जो होगा, पूरा लिख देते हैं इसको, द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा बोरॉन का, भाई जो बोरॉन का यहां पर है डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान गुणा 100। बड़ी सिंपल सी कहानी है, तो ये हो जाएगा 0.096 डिवाइड बाय, यहां पर आप क्या करोगे, कुल द्रव्यमान जो है वो कितना है आपका, कुल द्रव्यमान जो है इसमें दिया हुआ है बोरॉन का और 1 है और 0.9, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका कितना, 0.24 गुणा हम 100 से गुणा करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम ये वाले दशमलव को इधर पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 1 2 3, तो ये हो गया 96, यहाँ पर भी 1 2 3, तो ये हो गया 240 गुणा, यहाँ पर आप 100 से गुणा कर दीजिए, 1000 से नहीं 100 से गुणा कर दीजिए, कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ना, कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। और इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 960 गुणा यहाँ पर 10, और ये हो जाएगा आपका 240। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 24 का। यदि हम 96 में करेंगे है ना, तो कितना आएगा, तो 24 का, तो भैया ऐसा है 20 चौके 80 हो गया, 4 चौके जो है वो 16 हो गया, 80 और 16 को आपने जोड़ा, ये आ गया आपका ध्यान से यदि आप देखेंगे तो ये आ गया आपका 40%। 4 गुणा हुआ, फिर 10 से गुणा किया, ये आ गया आपका 40%। अब सीधी सी बात है कि यदि बोरॉन आपका 40% है तो ऑक्सीजन को 60% तो होना ही पड़ेगा। 40 यदि प्रतिशत बोरॉन यदि आपका 40% है तो ऑक्सीजन जो है आपका वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 60%। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी, और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर इधर वाला 40 तो ठीक है, 60 कैसे लिख दिया आपने, तो जब दो ही चीजें हैं और एक यदि 40% है तो जो दूसरी चीज है वो बची हुई कितनी होगी, कितना बचा है, यानी कि 60%। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो, डन डनाडन, पक्का जी, ठीक। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसमें कुछ भयंकर वाली बात नहीं है। चलिए, अब बात हो रही है 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जल में 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करते हैं जलकर। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि 3 ग्राम कार्बन है आपके पास, जो है 3 ग्राम कार्बन है, ठीक है, अच्छी बात है। ये लो, कार्बन है 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित कर रहे हैं, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब कि ये 12 और 32 को यदि हम लिखेंगे तो ये आएगा क्या, 4 से बात कर लो, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब ऑक्सीजन मतलब O2, ये मिलकर जो है वो कितना दे रहे हैं, ये आपका 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक है, ये मिलकर ये आपका कितना दे रहे हैं भाई, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, इधर जो सवाल लिखा है उसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है भाई 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है और मिलकर जो CO2 आपको दे रहा है वो आपका 11 ग्राम है। यहां तक बिल्कुल दुनिया बड़ी अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था यहां पर। अब एंट्री मारता है क्या, अब बोल रहा है कार्बन तो 3 ग्राम ही है पर ऑक्सीजन आपका 50 ग्राम है।
अब इससे कुछ होगा क्या देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 3 ग्राम कार्बन को जरूरत ही 8 ग्राम ऑक्सीजन की है। 3 ग्राम कार्बन को जरूरत ही किसकी है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही रहेगा, सूत्र यदि यही रहेगा तो अनुपात तो 3:8 ही रहेगा। अनुपात जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये हमेशा 3:8 ही रहेगा। क्यों रहेगा, ध्यान से देखो, क्योंकि कार्बन के आप यदि 1 मोल के संदर्भ में लिखते हैं तो ये 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 1 मोल जो है ये 32 ग्राम है, तो 32 और 12 और 32 का आप यदि अनुपात निकालोगे तो वो हमेशा जो है 3 और 8 रहेगा। सीधी बात ये कि कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 के रूप में ही रहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो जब आप 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन से मिलाओगे, कार्बन का कहना भी है हमको ना सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। हमारा जो अनुपात है वो कैसा है, निश्चित है। हमारी जो ट्यूनिंग है, अनुपात है कार्बन और ऑक्सीजन का, वो कैसा है, निश्चित है। तो 50 ग्राम में रख तो दिया, पर 50 ग्राम पूरा उपयोग नहीं होने वाला। अभी भी आपका जो प्रोडक्ट है वो 11 ग्राम ही बनेगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें से सिर्फ 8 ग्राम ही उपयोग होगा। इसमें से सिर्फ 8 ग्राम जो है वही उपयोग होगा। दैट्स ऑल, खेल खत्म। बात समझ में आ गई। इसमें से सिर्फ 8 ग्राम जो है वही क्या होगा स्टूडेंट्स, उपयोग होगा। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। तो बस ये होगा हमारा निश्चित अनुपात का नियम। ये देखो लिखा भी है यहाँ पे, लो ये लो ये लो। तो ये कैसा होगा, तो ये होगा हमारा निश्चित अनुपात का नियम, जो कि ये कहता है कि किसी भी यौगिक के अंदर, जैसे कि CO2, जो कि ये कहता है कि किसी भी यौगिक के अंदर जो तत्वों का या परमाणुओं का संयोजन है वो हमेशा ही कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो लिखा हुआ है, देखो जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन से जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण करने के लिए सिर्फ हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, चाहे उसे कितनी भी मात्रा में ऑक्सीजन की क्यों ना जलाया जाए, यह रासायनिक संयोजन के निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। तत्व यौगिक के द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं और इसी को हम कहते हैं रासायनिक संयोजन का निश्चित अनुपात का नियम। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। एक ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट। तो ईंधन की एक मात्रा होती है, ऑक्सीजन की एक मात्रा होती है। तब तक तो कब तक आग जल रही होती है, जब तक ईंधन रहता है। ऑक्सीजन तो उसके बाद भी रहता है, ईंधन जलने के बाद भी ऑक्सीजन वातावरण में रहता है, पर क्या तब आग जलती नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की फिक्स्ड मात्रा ही रिक्वायर्ड है किसी भी प्रकार की दहन के लिए या रासायनिक संयोजन के नियम के समय पर। बात समझ में आ गई। नोट किया जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला ये क्वेश्चन था। ठीक, पक्का, आगे बढ़ेंगे। चलो, छापा, पक्का, ठीक। और कोई डाउट होगा मत घबराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सामने कमेंट बॉक्स है, वहां पर पुट कर दो। दैट्स ऑल, आराम से निपटाएंगे। बात हो रही है बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। अणु क्या होता है, अणु जो होता है वो बहुपरमाणुओं से बना होता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बनी हुई चीज को हम अणु कहते हैं। बड़ी सिंपल चीज है। अणु के आयन, अणु के आयन, बात समझ में आ रही है। अणु के क्या होंगे, आपके आयन होंगे। अब ध्यान से देखिएगा। अब यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे अब देखो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनी हुई चीज को हम लोग अणु कहते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं यहां पर यदि लिख रहा हूं CO3 नेगेटिव, तो क्या होगा भाई, आयन है तो 2 प्रकार का होगा ना। कौन सा होगा, तो एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। इतनी सी कहानी है, राइट। एक होगा पॉजिटिव और एक कैसा होगा, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला आपका होगा नेगेटिव। तो अणु के आयन, तो देखो जैसे ये आपका कैसा था, नेगेटिव था। उसके बाद एक और लिखते हैं, जैसे कि पड़ोस में लिखा हुआ है NH4 पॉजिटिव था। उसके बाद एक और लिखते हैं जो कि फिर नेगेटिव होगा, CH3COO, और ये यहाँ पर H नहीं आएगा, नेगेटिव रहेगा।
एसिटेट आयन हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, जहां पर भी आपको कोई अणु के ऊपर, किसी भी अणु के ऊपर कुछ भी प्लस माइनस लगा हुआ दिखे, आप उसको आग बंद करके लिख दो, हाँ भैया यही जो है हमारा क्या है, यही जो है हमारा बहुपरमाणविक आयन है। जैसे कि ये देखो O2 माइनस, O2 2 माइनस, ये लो और मजे करो, चलो O2 2 प्लस। अच्छा और बता दें, ये लो सल्फेट आयन, सब दिमाग के अंदर फिट करेंगे, ये लो कार्बोनेट आयन हो गया पक्का जी, ये लो नाइट्रेट आयन, लो मजे करो, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है आयन आयन आयन, तीन चीजें तो याद रखनी है स्टूडेंट्स आप लोगों को, अणु, परमाणु, आयन, दैट्स ऑल। टिप लो, आसान पक्का, सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलेंगे अगले सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखना है। यह सवाल अब आप लोगों के लिए एकदम मजे वाला है, एकदम मजाक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सारे लिखवा चुका हूं। आयन याद करो, इस क्लास के स्टार्टिंग में हमने काफी समय लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, पर यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उसके बाद जो है आपको क्वेश्चंस यूं बनना शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या बोल रहे हो, मैग्नीशियम क्लोराइड ना, हाँ ये लो, मेरे सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। कैसे? MgCl2 कैसे आया? मैग्नीशियम का बंधन 2, संयोजकता 2, क्लोरीन की 1, मैग्नीशियम के नीचे 2, क्लोरीन के नीचे 1, ये MgCl2। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे कैल्शियम क्लोराइड के बारे में, दिस इज अगेन CaCl2। फिर बात करेंगे कॉपर नाइट्रेट की, कॉपर 2 आबंधन भी बनाता है, 3 भी बनाता है, इसलिए तो इसके लिए हम दोनों लिख देते हैं। कॉपर नाइट्रेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cu, यहां पर आ जाएगा NO3, यहां पर आ जाएगा 2। इसके बाद होगी एल्यूमिनियम क्लोराइड की, एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन के साथ 3 कनेक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, जिसको हम बोलते हैं चूने का पत्थर, संगमरमर या फिर बिना बुझा हुआ चूना, राइट? ठीक, तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का पत्थर। तो बड़ा ही आसान है, इनका सूत्र लिख पाना बड़ा ही आसान है, इनके बारे में समझ पाना, और उससे भी ज्यादा आसान है यह याद रख पाना कि क्लोराइड क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है। और यदि नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे से सडनली वीडियो के बीच में एंटर मारते हैं, राइट? बात समझ में आ रही है? नहीं पता है तो देखो इधर, ये देखो, नहीं पता है तो इधर देखो, अभी सब दिमाग के अंदर फिट करता हूं। भैया ऐसा है, ये आपका सल्फेट आयन है, ऐसा है ये आपका नाइट्रेट आयन है, ऐसा है ये आपका फॉस्फेट आयन है, ऐसा है ये आपका क्लोराइड आयन है, ऐसा है ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, ऐसा है और कैसा है CO3 2- आपका कार्बोनेट आयन है। बात समझ में आ गई? तत्वों को आप जानते हो इसलिए उनके बारे में मैं नहीं लिख रहा हूं। मैग्नीशियम है तो Mg होगा, कैल्शियम है तो Ca होगा, कॉपर है तो Cu होगा, एल्यूमिनियम है तो Al होगा, और यदि कैल्शियम है तो फिर से Ca होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको फिर वो चीज याद रखनी है, जैसे ये ऑक्साइड आयन होगा, ये सल्फाइड आयन होगा, ये फ्लोराइड आयन होगा, एक बार बनेगा, ये ब्रोमाइड आयन होगा। आ गई बात समझ में? तो कितना आसान होता है नेगेटिव को याद रखना, पॉजिटिव को याद रखना, दोनों को आपस में मिलाना, संयोजकता को समझना और ऐसे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाना। बात समझ में आ गई? छापा पक्का? आगे ये बढ़िया तरीके से सीख लिए। ये सब तो ऐसे देखने वेखने की अब जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो सीधे नाम देखेंगे, सूत्र लिखेंगे, और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, अब बहुत सारे कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के अपने सीनियर से भैया दीदी से पूछोगे ना, राइट? बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत जाती है नाम देखकर ऐसे सूत्र लिखने में। ये लो ये लो ये लो, क्रॉस चेक करना है, ये लो कर लो। कहां से करोगे? यहां से कर लो। चलो आ गया, MgCl2 आ गया, CaCl2 आ गया, और आगे बढ़ते हैं। CuNO3 2 आ गया, AlCl3 आ गया, और आगे बढ़ते हैं। CaCO3 आ गया, ये CaCO3 आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, नीचे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सूत्र लिखो, बिना उसके कैसे बताओगे।
बात समझ में आ रही है? बिना उसके कैसे बताओगे, बिना सूत्र के कैसे बताओगे कि कौन सा तत्व इसके अंदर मौजूद है? तो सबसे बड़ी बात सबसे पहले सूत्र लिखो। सबसे पहले जो है सूत्र लिखें। लिख लिया? सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। अब बुझा हुआ चूना क्या है? बुझा हुआ चूना है आपका CaOH ट्वाइस। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इसको हम चूने का पानी भी बोलते हैं, और इसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। आगे चलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की तरफ, जो हमारा वेट कर रहा है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा आपका HBr। बेकिंग पाउडर जो है, खाने का सोडा, वो होगा आपका NaHCO3। थोड़ा टेक्निकल एरर है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। ये बेकिंग सोडा है, इसमें जब हम टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे तो ये बन जाएगा फिर आपका बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा से केक बनाओगे तो फूलेगा कम और कड़वा लगेगा, कसैला लगेगा, इसलिए बेकिंग सोडा से केक नहीं बनाते हैं, केक बनाते हैं बेकिंग पाउडर से। बात समझ में आ गई? चलो, और पोटेशियम सल्फेट के क्या ही कहने, पोटेशियम सल्फेट होगा K2SO4। अब यदि आपको सबका एग्जैक्ट सूत्र नहीं पता तो आप तत्वों के नाम नहीं दे सकते। तो इसमें कौन से तत्व हैं वो भी समझ लेते हैं। चलो आ जाओ, सिंपल से क्वेश्चन से। तो एक तो कैल्शियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। और आगे बढ़ेंगे, एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक ब्रोमीन हो गया। और आगे बढ़ेंगे, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और आगे बढ़ेंगे, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। राइट? तो इस तरीके से आप किसी में भी कौन सा तत्व मौजूद है ये बता सकते हो। दैट्स ऑल। टीप लो रे बाबा, बड़ा सिंपल था। ठीक, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। दे तो दिए, ठीक, क्रॉस चेक करोगे, क्या कहते हो? ये लो। अरे यार, ऐसे में तो हौच पौच हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसको यहां से इरेज करता हूं, फिर आगे देखते हैं, है ना? चलो यहां से देख लो, सबके फॉर्मूले हम लिख चुके हैं। बुझा हुआ चूना, नहीं, बुझा हुआ चूना है ना, बिना बुझा, तो ये आपका CaOH2 होता है, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है। हाँ, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ ये आपका रहेगा K2SO4। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। बढ़ेंगे आगे अगले सवाल के तरफ। चलिए भाई, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मतलब ये कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ऐसा आसान सवाल हमने अभी कभी नहीं देखा। सबका मोलर द्रव्यमान बताना है। कार्बन है 2, हो गए 24, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है 2, हो गए 26। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का 12, सबके बता रहा हूं। ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, क्या बचा? सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, और क्या बच रहा है? सल्फर का 32, फास्फोरस का 31, और एल्यूमिनियम का 27, और मैग्नीशियम का 24। इतने में अपना खेल पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखो, एथाइन, तो बात हो रही है एथाइन की, यानी कि एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन C2H2। अब C2 यानी कि क्या? 12 दूनी 24, एक H2 यानी कि क्या? 2 एकम 2, दोनों को जोड़ा, हो गया खेल। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, सल्फर। अब एक सल्फर जो है वो कितना है? 32 है। 32 का आप एक काम करो, 32 का गुणा कर दो आप 8 से। ठीक है, मेरे को भी आपके जैसी मैथ्स आती है। तो 8 दूनी 16 की 6, हाथ की 1, 8 तिया 24, और 1 25, नहीं 35 नहीं 25, 256। राइट? फास्फोरस अणु यानी कि आपका होगा P4। द्रव्यमान क्लियर, 31 होगा। तो एक काम करोगे, 31 का गुणा 4 से करोगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यही तो होगा। सही जा रहा हूं यार? 31 का 4 से करेंगे तो हाँ सही तो है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हाइड्रोजन का होगा, एक क्लोरीन का होगा 35.5, दिस विल टर्न इनटू 36.5। दैट्स ऑल। नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे। नाइट्रिक अम्ल बहुत भयंकर होता है, इसी को हम तेजाब कहते हैं, इसी को हम एसिड कहते हैं। ठीक है, यदि ये हाथ वाथ के ऊपर गिर जाए तो उसको पूरा जला भी देता है, गला भी देता है।
और वो चमड़ी वापस नहीं आने वाली है। तो यदि प्रयोगशाला में आपके आसपास नाइट्रिक अम्ल है, राइट, तो बहुत संभल कर आपको उसको उपयोग करना है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। तो HNO3 की जब भी हम बात करेंगे, हाइड्रोजन होगा एक, नाइट्रोजन कितना होगा, राइट, तो नाइट्रोजन कितना होगा, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, ऑक्सीजन जो है वो 3 गुना हो जाएगा 16, सबको जोड़ देते हैं। तो 15 में अपने को जोड़ना है 48, यही बात हुई ना, 15 में अपने को जोड़ना है, 16 3 48, कैसे जोड़ेंगे, तो 8 और 5 13 की 1, हाथ की 1, 4 और 1, 5 और 1 6, तो 63 हो जाएगा आपका HNO3 का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान है तो ग्राम आएगा, आणविक द्रव्यमान है तो U आएगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है, कॉपी में नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताना, क्या इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ऑनेस्टली मुझे बताना, क्या आप में कॉन्फिडेंस आया? बिल्कुल आया होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, राइट, उतने आसानी से आपको क्वेश्चन जो है वो बनने लगेंगे। मतलब ये कि अच्छे रिजल्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले कुछ आता था कि नहीं आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो बेस है वो क्लियर है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको करनी है प्रैक्टिस, अपनी बॉडी के अंदर डालना है आपको विटामिन पी, और जितना विटामिन पी आप डालते जाएंगे उतना जो है आपको कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। समझ में आ गई कहानी? पक्का जी, नोट किया जाए। कर लिया ऐसा? ठीक, तो उसको आपने नोट कर लिया है, हम चलेंगे आगे, बस करते रहनी है प्रैक्टिस। ऐसे सवाल तो हम धमाधम निपटा देंगे, ठीक है ना। चलो, कुछ गड़बड़ था क्या इसमें? नहीं था यार, 26 था, 256 था, 124 था और ये सब था। हाँ ठीक है, ये लो ये लो, सही तो जा रहे हैं। हाँ हाँ सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला सवाल, अब बात हो रही है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ये तो इतने सारे लगा लिए कि कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो देखो, करो मेरे साथ, चलो आ जाओ। तो बात हो रही है 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु, किसकी बात हो रही है? नाइट्रोजन के परमाणु, अणु नहीं, N जो है परमाणु है, N2 जो है नाइट्रोजन का अणु है। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन का एक अणु जिसमें N2 हम कहते हैं, वो बनता कैसे? 2 तड़पते हुए नाइट्रोजन के परमाणु रहते हैं, दोनों की तड़प बहुत ज्यादा रहती है, अष्टक को लेकर दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉनों की आबंधन करते हैं। कैसे करते हैं? अगले वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, राइट। तो नाइट्रोजन का जो अणु रहेगा वो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। हम बात कर रहे हैं परमाणु की, यानी कि सिर्फ N। तो क्या बताना है इसका द्रव्यमान? इतना इजी क्वेश्चन, ये लो, 1 मोल N परमाणु, तो 1 मोल N परमाणु कितना होगा भाई? 14 ग्राम, दैट्स ऑल। मोलर भार है तो 14 ग्राम, आणविक है तो कितना? 14 U, दैट्स ऑल, खत्म। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, तो 1 मोल कितना? तो 27 ग्राम। तो भैया 4 मोल कितना? तो 27 का क्या करोगे? 4 से गुणा करोगे ना कि नहीं करोगे? तो इसको करोगे 27 का 4 से गुणा, ये लो, खेल खत्म हो गया। 7 चौके 28 की 8, हाथ की 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, सही जा रहा हूं, 108 हो गया, ठीक है। चलिए अब बात हो रही है 10 मोल सोडियम सल्फाइड, आहा, सल्फाइट, याद रहे SO4 जो होता है वो सल्फेट होता है, SO3 जो है वो सल्फाइट होता है, अकेला S जो है वो सल्फाइड होता है। नहीं है समझ में? फिर से बताता हूं, सल्फेट, सल्फाइड, लास्ट में सल्फेट, सल्फाइड। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया? पक्का? मिटा रहा हूं, मिटाया। कितने मोल हैं? 10 मोल है। 1 मोल के लिए निकालेंगे पहले, तो चलो, तो 1 मोल के लिए निकालेंगे सबसे पहले। सोडियम कितने दिख रहे हैं आप लोगों को? 2, 1 का होगा 23, 2 का होगा 46, सीधे लिख रहा हूं, आप लोगों को पता है क्योंकि। सल्फर आपको दिख रहा है 1, सल्फर 1 यदि है तो 32 होगा, और ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं 3, और 1 का जो है वो 16 होता है, तो 3 का आपका 48 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 3 का आपका 48 होगा। अब यदि 3 का 48 होगा तो 32 में 48 जोड़ लो,
तो यहां से अपने 2 लिए तो उसको 50 कर दिया, 50 में 30 जोड़ा तो ये आपका 80 हो गया, 80 में 40 जोड़ा तो 120 हो गया, उसमें 6 जोड़ा तो 126 हो गया। बहुत कैलकुलेशन करवाते हो यार, ठीक है। चलो देखो 48 में 32 कितना, राइट, तो 2 3 80 46, हाँ ठीक है। चलो 1 मोल इतना तो 10 मोल कितना, लो ये लो ये लो ये लो, खुश रहो। तो 1 मोल यदि इतना तो 10 मोल कितना, तो 1260 ग्राम। बात समझ में आ गई। इजी क्वेश्चन, भयंकर वाला नोट किया जाए, भयंकर वाला इजी क्वेश्चन, राइट। तो पहले वाले का आंसर होगा 14 ग्राम, दूसरे वाले का होगा 100 नहीं 108 ग्राम, तीसरे वाले का होगा, इसको हटाते हैं यहां से, इतने ग्राम, दैट्स ऑल, ठीक है। इसको भी हटा देते, नहीं तो आप एक को भी मान लोगे। ये लो 1260 ग्राम। बात समझ में आ गई। क्या कहते हो, क्रॉस चेक करेंगे, पक्का ना। चलो इसको हटाता हूं यहां से, अरे यार कैलकुलेशन के साथ है इसलिए इसको आप नोट कर लो। ये लो 14 108 100 1260, क्रॉस चेक 1260 14 108। क्या कहते हो, कहानी बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको आपको जो है मोल में परिवर्तित करना है। जल्दी से आप 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, मतलब O2 होगा, ऑक्सीजन परमाणु यदि है तो O होगा। 20 ग्राम जल यानी कि H2O और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को परिवर्तित कीजिए, किसमें, मोल में परिवर्तित करेंगे। कहानी समझ में आ गई। परिवर्तित करो, आंसर लाकर रखो अपनी कॉपी में, फिर मैं बताऊंगा, उससे करना क्रॉस चेक। ऐसे सवालों की तो हम धज्जियां एवं ही उड़ा देंगे, ठीक है। चलो चलिए भाई, तो इस तरीके से जो है सवाल बड़ा सिंपल है। 1 मोल के लिए निकालेंगे, मोल मोल खेलेंगे। ऑक्सीजन गैस की जब बात होती है तो बात होती है O2 की। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि 1 मोल जो आपका होगा, राइट, 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो होगी आपकी कितनी होगी, तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना होगा, 32 होगा, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में 1 मोल है, 32 ग्राम में 1 मोल है, ठीक है। 32 ग्राम में 1 मोल है, तो 12 ग्राम में कितना मोल होगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, पहले 1 ग्राम का निकाल लो। तो कैसे करोगे, तो 12 ग्राम में ये हो जाएगा, कैसा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 32 गुणा 12, जो भी आपका आएगा, इसके आगे आप ऐसे मोल लिख दीजिए। इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा आपका मोल आ जाएगा। तो 12 ग्राम जो है, 12 ग्राम में कितना होगा, तो 1 डिवाइड बाय 32 इंटू 12 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मोल होगा, यही आपका आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो इसको काटेंगे, किससे कटेगा भाई, तो ये वाला जो है ये कट जाएगा आपका 4 से, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, तो ये हो जाएगा आपका 3/8 मोल। 3/8 जो है इसको आप क्या कह सकते हो, 3/8 जो है उसको आप क्या कह सकते हो, 0.8 या 24, फिर बचा 6, 8 पंचे 8 8 7 7 8 7 56, फिर बचा 4, फिर इतना, ये लो, ये 5 है, हाँ ये 5 है आपका, और ये रहा आपका आंसर आपके सामने, दैट्स ऑल। क्रॉस चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगा लिए हैं, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, बड़ी बढ़िया सी कहानी है, इसको नोट करो। 20 ग्राम जल वाला भी अभी हम लोग इधर ही करेंगे, अभी के अभी, ठीक। चलो हो गया ये वाला, पक्का, मिटाता हूं। अब बात हो रही है जल की, यानी कि बात हो रही है H2O की। जब बात H2O की होगी तो 18 ग्राम H2O होता है आपका 1 मोल, तो 20 ग्राम H2O कॉमन सेंस के हिसाब से 1 मोल से तो ज्यादा होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 18 गुणा 20। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 18 कितना हो गया, तो 1 हो गया। उसके बाद फिर 2 बचा, फिर 20 आया, फिर 1 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 20 आ गया। तो ये जो कहानी है ये चलती रहेगी, और 1.111 मोल जो है आपका आंसर होगा। इसी तरीके से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, राइट। तो आपको पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 44 ग्राम के बराबर होता है, ऐसा कई बार अपन ने देखा था। तो 44 ग्राम CO2, क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स, 44 ग्राम CO2 जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा।
तो 22 ग्राम CO2 के बराबर होगा, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आधे मोल के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? आधे मोल के बराबर होगा। तो ये होगा आपके आधे मोल के बराबर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट करो। ऐसे तो बढ़िया बढ़िया सवाल निपटा रहे हैं हम लोग, है ना। क्रॉस चेक कर लेते हैं। नीचे वाला भी सही है और ऊपर वाला कहाँ गया? ऊपर वाला भी सही है। एक मिनट, आप पहले ये चीज रुको, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, यहां चलते हैं। आप पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, क्रॉस चेक कर लेते हैं और बिल्कुल सही गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी हम लोगों ने प्रैक्टिस लगा ली है। बात समझ में आ गई? चलिए अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? निम्न का द्रव्यमान बताना है। सबसे पहले बात हो रही है ऑक्सीजन परमाणु की। ऑक्सीजन परमाणु मतलब अकेला O, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक मोल, ध्यान से देखिएगा, एक मोल ऑक्सीजन जो होता है वो 16 ग्राम का होता है। एक मोल ऑक्सीजन जो होता है वो आपके 16 ग्राम का होता है। परमाणु, अणु जो होगा वो 32 ग्राम का होगा, राइट। तो 0.2 मोल कितने का होगा? चलो बताओ, 0.2 मोल कितने का होगा ऑक्सीजन? तो कुछ नहीं करना है, एक मोल जो था आप 16 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो आंसर कितना आ गया? तो ये हो गया 16 दूनी 32, 3.2 ग्राम। यही हुआ ना, 3.2 ग्राम। ये लो, खेल समझ में आ चुका है आपके। जल अणु के कितने हैं? 0.5 मोल हैं। तो अब एक काम करेंगे, हम सीधी सी बात करेंगे भाई, एक मोल जो जल होगा, ठीक है, एक मोल जो आपका जल होगा वो कितना है? एक मोल जल जो है वो 18 ग्राम है। सिंपल सी बात, एक मोल जल जो है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपका 18 ग्राम। अब एक मोल जल तो 18 ग्राम है, तो 0.5 मोल कितना होगा? तो 0.5 मोल जल जो है ये कितना होगा आपका? तो कुछ नहीं करने का, 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 9 ग्राम आ गया। दुनिया जानती है, ये लो। बात समझ में आएगी? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब ये सवाल सबसे पहले यदि हम लोग स्टार्टिंग में कर लेते तो हो सकता है कि आपको यहां पर थोड़ी सी जाती परेशानी, पर जब आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद जो है सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से बनने लगते हैं। बात समझ में आ गई? देखो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिस आपने कर ली, आपको बन जाएंगे, ठीक है। 16 ग्राम ठोस सल्फर के अणु की संख्या परिकलन कीजिए। 16 ग्राम ठोस सल्फर की बात हो रही है। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, 16 ग्राम ठोस सल्फर यानी कि S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो एक मिनट, सल्फर का आणविक द्रव्यमान तो अपन ने 256 निकाल लिया। 16 ग्राम, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 16 ग्राम ठोस सल्फर। अब जब भी बात होती है स्टूडेंट्स किसकी? ठोस सल्फर की। किसकी बात होती है? आपके ठोस सल्फर की, ठीक है। तो उसके जो है अपरूप होते हैं, अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं, और सल्फर का ऐसा ही एक एलोट्रोप है, अपर रूप है आपका S6 और S8। हम बात कर रहे हैं किसकी? S8 की, राइट। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं एक मोल, रुको, अब देखो, हम बात कर रहे हैं एक मोल, राइट, S8 की, तो कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, एक आपका जो सल्फर है उसका 32 होता है, तो 8 का कितना होगा? 256 ग्राम होगा। इतने ग्राम होगा, ठीक है। अणुओं की संख्या बतानी है अपने को। क्या बतानी है? अणुओं की संख्या बतानी है। एक मोल में 256 ग्राम है आपका, ये तो है, देखो पहले भी किया था अभी। तो एक मोल जो है उसमें 256 ग्राम है, और ये किसके बराबर है? एक मोल, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 6.022 गुणा 10 की घात 22 के बराबर है। बात समझ में आ गई? मतलब इतने अणु तो होंगे। अच्छा ठीक है, 256 ग्राम में इतने अणु हैं। ओके, जान लिया, ठीक है। तो अब बात हो रही है 256 ग्राम में 6.022 गुणा 10 की घात इतने अणु हैं।
बात समझ में आ गई। इतने अणु हैं किसने में, 256 ग्राम में। अब बात हो रही है 16 ग्राम की, ये भी कोई सवाल था? क्या कहते हो, 16 ग्राम में उससे तो कम ही होंगे। बात समझ में आ गई, सीधे बनेगी इक्वेशन। खेल जो है वो चलेगा अभी 256 और 16 के बीच में। चलो, और ये हो जाएगा 10⁻22 गुणा यहां पर होगा 16 डिवाइड बाय होगा आपका 256। भाई 1 ग्राम के लिए निकाल लो, 1 ग्राम के लिए निकाल लो, और फिर 1 ग्राम के लिए इतना आएगा, 16 से गुणा कर दो, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 16 ग्राम के लिए। सिंपल सी बात। तो 256 में 16 का कुछ जाता है जोड़ना घटाना, देखते हैं। 256 है, इसका मतलब 4 से जाएगा क्या? बिल्कुल 4 से जाएगा। मेरे को यहां पर दिख रहा है कितना, तो 6 चौके 24 और ये 64, और ये 4 से गया ऐसा, फिर ये 4 से गया आपका ऐसा, तो 16 चौके 64, मतलब 16 का यदि मैं 16 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 256 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। 16 का 10 से 160 और उसके बाद 6 से, हाँ ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो इस तरीके से जो है आप इसको क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे 16 से, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 22 डिवाइड बाय, आप इसको 16 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी चीज है, डिवाइड कर लेना। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, हो गया पक्का, एकदम आसान, ठीक। तो 6.00 इतना डिवाइड बाय 16 करोगे, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप निकालेंगे 1 मोल के लिए। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि अणु की बात हो रही है, परमाणु की बात हो रही है, या फिर आयन की बात हो रही है। दूसरी बात, आप निकालेंगे 1 मोल वाली इक्वेशन। जो आपकी 1 मोल वाली इक्वेशन होगी उसमें जो खेल है वो कुछ इस तरीके से होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 मोल वाली चीज में मोल भी हो सकते हैं, कण भी हो सकते हैं, और द्रव्यमान भी हो सकता है। तो जो भी 1 मोल के लिए आप निकालोगे, मोल के लिए निकालोगे, फिर कण होंगे, तो कण कौन से होंगे? तो एक तो अणु होगा, एक आपका परमाणु होगा, और एक आपका आयन होगा। तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, और द्रव्यमान। तो ये सब आपस में कैसे हैं भाई? कनेक्टेड हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सब स्टूडेंट्स आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड हैं। बात समझ में आ गई? चलो, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बड़े ही आसान हो गए हैं। 3 ही तो चीजें हैं, मोल है, द्रव्यमान है, और कणों की संख्या है। दैट्स ऑल, खेल खत्म। और बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, और बात करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन करो। देखो, खेल तो यहां पर हुआ है, बात समझ में आ रही है? इसमें आपको एल्यूमिनियम आयन कितने बनेंगे ये बताना है। तो किसी भी चीज के आप यदि आयन बताना चाहते हो, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो आयन होते हैं वो अणु और परमाणु दोनों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए जितने आयन होंगे उतने ही अणु और परमाणु होंगे। समझने के लिए चलते हैं पड़ोस में और देखते हैं यहां पर कुछ हम कर सकते हैं क्या। ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं भाई 10 सोडियम के परमाणु। ध्यान से देखना, आप लोगों को समझाने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल क्रिएट किया गया है। मैं कह रहा हूं 10 सोडियम के परमाणु। अब आयन कितने होंगे? तो आयन भी तो 10 ही होंगे ना। तो 10 सोडियम के परमाणु क्या देंगे? तो एक सोडियम का परमाणु जो होता है वो देता है Na+ और E-। एक परमाणु एक आयन देता है, तो 2 परमाणु कितने आयन देंगे? 2 परमाणु 2 आयन देंगे। 10 परमाणु कितने देंगे? तो 10 आयन देंगे, और साथ में निकलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर। बात समझ में आ गई? तो 10 सोडियम के परमाणु 10 आयन देंगे, और साथ में निकलेंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन बाहर। मतलब बड़ी मतलब वाली बात है। मतलब आयन जानना चाहते हो, आयनों की संख्या के लिए, आयनों की संख्या के लिए आप परमाणु और अणु की संख्या निकालिए। अणु या फिर जैसा भी होगा इच्छा अनुसार, ठीक है, की संख्या निकालिए। बस खेल खत्म। क्या कहते हो? खेल खत्म हो चुका है, राइट। तो अब वापस यहां पर आते हैं हम लोग, है ना। तो जितने आपके पास अणु या परमाणु होंगे उतने ही आपके पास आयन होंगे, राइट। चलो, तो 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में पहले तो एल्यूमिनियम का आप भार निकालना पड़ेगा। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो,
देखो 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो Al2O3 होता है। इसमें एल्यूमिनियम आयन की संख्या आपको निकालनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले देखो अप्रोच क्या है, बड़ा सवाल है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एल्यूमिनियम के आयन बराबर क्या होंगे? एल्यूमिनियम के परमाणु। एल्यूमिनियम के आयन बराबर एल्यूमिनियम के क्या होंगे? परमाणु होंगे। एल्यूमिनियम के परमाणु हमें निकालने हैं किसमें? एल्यूमिनियम के परमाणु हमें निकालने हैं किसमें? ध्यान से देखिएगा, हमें निकालने हैं 0.051 ग्राम Al2O3 में। जैसे एक है, यदि एक परमाणु है, एक अणु यदि आपके पास Al2O3 का है तो उसमें 2 हैं, तो पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने Al2O3 हैं। तो पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि इसमें, ध्यान से देखिएगा, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसमें कितने Al2O3 है। यदि आपको Al2O3 की संख्या पता चल गई तो एक Al2O3 में एल्यूमिनियम कितने? 2। जितने भी Al2O3 होंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? पहले आप नोट करो, इधर वाला ये सब मत देखो, ये कुछ नहीं होता ऐसा। पहले आप इसको नोट करो। कर लिया? ठीक, कर लिया। तो अब मुझे एल्यूमिनियम के आयन बराबर एल्यूमिनियम के परमाणु, तो एल्यूमिनियम के परमाणु निकालने हमें इतने में। तो हम क्या करेंगे? आप ध्यान से देखो, कुछ चीजों को मैं यहीं पर कर रहा हूं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसका मोलर द्रव्यमान मैंने निकाला, वो 102 ग्राम आया। तो 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने होंगे? 1 मोल है, 1 मोल है तो उसमें इतने होंगे। 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आपकी किसकी होगी? अणुओं की जो संख्या होगी वो इतनी होगी। तो उतने ग्राम में कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। यहां नहीं करते हैं, रुको जरा, इधर पहुंचते हैं, यहां चलते हैं। हम कहते हैं 102 ग्राम Al2O3 जो है, ठीक है, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? अणु, ठीक है, Al2O3 के। अब Al2O3 कितना दिया है तो ध्यान से देखो, 0.051 ग्राम। 0.051 ग्राम Al2O3 बराबर कितने? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय क्या होगा? क्या होगा? तो 102 नीचे चला जाएगा और 0.051 ऊपर चला जाएगा। अब आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहां 51 जैसी कोई चीज दिख रही है, यहां पर 102 मतलब 2 का खेल है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा, हम एक काम करते हैं, दशमलव को 1 2 3 उधर शिफ्ट कर देते हैं। दशमलव यहां पर है, हमारा डेसिमल यहां पर है, तो 1 2 3 उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो पावर है ये 3 कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर से बताता हूं, देखो दशमलव को 1 2 3 उधर शिफ्ट यदि हमने किया तो उससे क्या होगा? ये हो जाएगा इतना इतना गुणा 10 की घात यहां पर 20 हो जाएगा, इंटू यहां पर 51 हो जाएगा, डिवाइड बाय 102 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? अब खेल खेलेंगे, 51 को 102 से काटेंगे, आंसर कितना आया? तो ये आया 2। तो ये खेल जो है थोड़ा और आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ध्यान से देखो, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो आ गया है आंसर 1 इंटू 10⁻20 क्या होंगे? अणु होंगे। बात समझ में आ गई? तो कितने अणु होंगे? तो इतने अणु हमारे पास होंगे। क्लियर है कहानी? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि इतने ग्राम में, देखो 102 ग्राम में इतने थे, तो 0.051 ग्राम में कितने होंगे? तो इतने अणु होंगे। और एक अणु में कितने एल्यूमिनियम? ध्यान से देखो, एक अणु में कितने एल्यूमिनियम? एक अणु में 2 एल्यूमिनियम, राइट। तो अब मैं यहां पर फिर से खेल जो है वो शुरू करता हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एक अणु में Al2O3 के, एक अणु में, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम। तो इसके 3.011 इंटू 10⁻20 अणु में कितने एल्यूमिनियम? सीधी सी बात है, 2 से आप गुणा कर दोगे,
आंसर आपका आपके आंखों के सामने जो है पहुंच चुका है। ठीक है, एक अणु में 2, तो इतने अणु में कितने, तो 2 से गुणा करने का। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फिर 2 से गुणा कर दिया, फिर से आपका जो आंसर है वो आ गया। ठीक, और आपका जो आंसर आया वो आ गया 6.022 into 10 raised to the power not minus sorry 20 अणु, 20 परमाणु। बात समझ में आ गई? पक्का? तो यहां तक बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा लेंदी था, फिर भी यदि कोई डाउट है पूछ लेने का, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो कर लिया? पक्का? आगे बढ़ेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, कहीं दिया है? नहीं, हमने जो किया था वही सही है। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। एक बार आप यहां से क्रॉस चेक कर लेना। प्रोसेस की जरूरत क्या है, जब आपको बन गया है तो आप सोल्यूशन देखने की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो और ये देखो, ये देखो, यहां से शुरू हुआ, यहां तक पहुंचा और आगे पहुंचा और यहां जाकर आपका आंसर आया। मैं तो इसी को फाइनल आंसर समझ रहा था। राइट, बात समझ में आ गई? ये कुछ नहीं है, ये फाइनल आंसर हमारा आया। और बड़ी सिंपल सी कहानी है कि देखो, इसको हमने सॉल्व किया इतने में। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस है, तो आपका आंसर जल्दी आता है, अच्छे तरीके से आता है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये था आंसर और ये भी था आंसर, क्योंकि दोनों एक ही बात है। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो हमने खत्म कर दिया है। सवाल पैदा होता है कि जब आप फ्लो में होते हैं, आपको कभी समझ में नहीं आता है कि कितने क्वेश्चंस आपने लगा लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पूरी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। एक एक क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझ लिया है। सवाल पैदा होता है कि सर इसके बाद और भी जो चीजें हैं उसको हम कहां पर ढूंढेंगे, वो हमें कहां पर मिलेगी। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, मेरे पीछे आपको दिख रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको चीजें मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज वैकेज कुछ नहीं खरीदना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। बात समझ में आ गई? तो करना क्या है, पहुंचना है यहां पर, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स, और उसके बाद आप किसी भी कक्षा में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में जो भी पढ़ना चाहते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, एट द ऐप, एट द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देख लो। और ऐसा नहीं कि वीडियो बनाकर मैं आगे चला जाऊंगा, नहीं, आप अपने डाउट्स को पटकिए। आपको जो भी परेशानी है आप उसे कमेंट बॉक्स में रखिए, हम वहीं पर घुसकर उस कॉन्सेप्ट को जो है पटक पटक के उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब ये कि किसी भी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को हमें स्किप नहीं करना है। बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कक्षा 9वीं की तरफ। कक्षा 9वीं में हमारे पास ये सभी विषय जो हैं वो बिल्कुल अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे। कुछ और विषय हैं जो या तो अपडेट हो चुके हैं या अपडेट होना बाकी हैं, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे जल्दी। साथ में ध्यान से देख लो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और सब कुछ होगा आपकी आंखों के सामने। मतलब ये कि अब यदि हम कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान को थोड़ा और आगे लेकर चलें तो हम ये जानेंगे कि यहां पर आपको अवेलेबल होगा हर चैप्टर के लिए। सुनना ध्यान से, मस्त चीज बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट वीडियो, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो कि अभी लगा रहे थे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, और भी बहुत सारी चीजें हर एक अलग अलग वीडियो में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हो गया। अब यदि आप तुरंत कक्षा 9वीं में आपने यदि एंट्री मारी है तो बहुत सिंपल है, आप फुल कोर्स पर जाकर क्लिक कर दीजिए। पहला जो वीडियो आएगा उसमें ही हम इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ आपका जो पूरा सिलेबस है उसको डिस्कस करते हुए मिलेंगे आप लोगों की सेवा में। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये सारी चीजें थी, हमने एनसीईआरटी की सॉल्यूशन एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से लगा ली है स्टूडेंट्स। होपफुली आपके समझ में आया होगा और आपको इस क्लास में बहुत मजा आया होगा। इसी तरीके से यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक
किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी अध्याय में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी मीडियम में, कोई भी यदि आपका दुख दर्द है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी परेशानियों का निवारण हम करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं अब आपको मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले मजे के साथ में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।